हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के हम जो है अलजेब्रा का प्रीलियम का जो पेपर तुम्हें दिया गया था उसका हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन क्या था। प्रिलिमिनरी टेस्ट है तुम्हारा, 10th स्टैंडर्ड का है। विषय एक्चुअली मैथ्स 1 लिखा जाता है, बीजगणित नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन अभी तुम्हें नहीं पता था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए बीजगणित लिखा गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब तुम लोग सब्जेक्ट लिखना तो मैथ्स 1 लिखना, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट एक्चुअली बोर्ड में कैसे होता है, ऐसे सब्जेक्ट लिखे होते हैं तो सब्जेक्ट में मैथ्स लिखते हैं या मैथमेटिक्स। अगर तुम पूरा लिख सकते हो तो पूरा लिखो, और वहाँ पे पेपर नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट के नीचे, तो पेपर 1। ये जो पेपर होता है ना, सिर्फ तुम्हारा जो है मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए होता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए नहीं होता है। तो सब्जेक्ट में मैथ्स लिखो या मैथमेटिक्स पूरा लिखो और पेपर में 1 लिखो। ये इस तरह से लिखा जाता है, ये बीजगणित नहीं लिखा जाता है। 40 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है। लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पे जो मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पेपर मिलता है तो पेपर में सूचना देखना। जब भी तुम्हें पेपर मिलता है ना, पेपर बोर्ड का रूल है 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। तो पेपर तुम्हें रीड करने के लिए मिलता है, लिखने के लिए नहीं। तुम लिख नहीं सकते हो 10 मिनट पहले। 11 बजे से पेपर है, 10:30 बजे ही क्लास में एंट्री हो जाएगी और फिर उसके बाद तुम्हें आंसर पेपर मिलेगा। आंसर पेपर में सब कॉलम्स फिल करने होंगे और फिर जैसे 11 बजने को 10 मिनट बाकी होगा, यानी 10:50, उस समय तुम्हें 10:50 पर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद वहाँ पर वो 10 मिनट तुम्हें पेपर पढ़ना है, लिख नहीं सकते हो। लिखने का काम 11 बजे से ही होगा। तो जब पेपर मिलेगा सबसे पहले सूचना पढ़ना। सूचना, कोई भी विषय हो, कोई भी विषय का पेपर हो, सूचना जरूर पढ़ना। बहुत से बच्चे स्किप करते हैं सूचना को। सूचना जरूर पढ़ना, चाहे तुम्हें मालूम हो चाहे न मालूम हो, सूचना पढ़ना। क्या लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे अनिवार्य। सभी प्रश्न मतलब जैसे कोई प्रश्न में उप प्रश्न दिए हैं, चॉइस दिया उसमें, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी, ऐसे हैं। कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना होता है। और जो प्रश्न के दाईं ओर जो अंक लिखे होते हैं पूर्णांक, यानी जो राइट हैंड साइड में जो लिखा अंक यानी वो इस क्वेश्चन का मार्क्स है। प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न 1A के पहले प्रयास पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। ये मैं तुम लोगों को पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। जो बहुपर्यायी प्रश्न है उसमें जो तुम पहला आंसर लिखोगे उस पर ही तुम्हें मार्क्स मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर जो है फर्स्ट का A लिख दिए, फिर हमको ऐसा लगा कि अरे नहीं, आंसर फर्स्ट का B है, लेकिन जो पहला है उसी पर ही मूल्यांकन तुम्हें दिया जाएगा। फिर क्या है, बहुपर्यायी प्रश्न के उत्तर लिखते समय उप प्रश्न के क्रमांक लिखकर ठीक उसके आगे सामने सही पर्याय का विकल्प लिखना है। मतलब तुम्हें जो है, जो भी तुमको, ये तुम लोगों को पहले भी बताया, जैसे फर्स्ट का A या फर्स्ट का B जो भी है वो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डालोगे और उसके आगे ABCD डालोगे। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी अलजेब्रा है, सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आंसर क्या होगा। प्रत्येक नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करना है। प्रत्येक नए प्रश्न, ध्यान देना, नया प्रश्न। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 में भी A है, B है, वो तुम जो है उसी पेज से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 आया तो उसको नए क्वेश्चन, नए पेज से शुरू करना है। ये इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट A का क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया है, निम्नलिखित उप प्रश्नों के विकल्प में से सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। ठीक है, यानी वर्णाक्षर यानी ABCD जो है ना वो लिखना है। क्या लिखा है, x और y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx ये दिया है, dy ये दिया है, d ये दिया है, तो y कितना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें डायरेक्ट जो है मौखिक भी कर सकते हो। dy यानी dy/d 91/7 तो मौखिक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मौखिक नहीं कर पाते हैं, तो तुम चाहो तो रफ साइड में कर लो, चाहो तो यहाँ पे भी हल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये dx d दिया है, dy/d 91/7 यानी 13, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ये आंसर हो। ये लिखना जरूरी है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आंसर होना जरूरी है।
तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1A का ये पहला है और ए वाला आंसर राइट है ना, इसके लिए इस तरह से। तो ये वाला आंसर होना जरूरी, इसको जरूर लिखना, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर तुम मौखिक कर ले रहे हो तो डायरेक्ट ही आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमको बिना सॉल्व किए हम कैसे आंसर लाएंगे, अलजेब्रा है ना, तो तुम ऐसे सॉल्व करके फिर ये लिख सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन आंसर ये तुम्हारा होना जरूरी है। फिर यहाँ पे ऐसे दूसरा प्रश्न तुम्हें क्या दिया गया था, ये यहाँ पे दूसरा प्रश्न था, करनी में 3x का वर्ग प्लस 2 करनी में 3x प्लस करनी में 3 बराबर 0 के लिए विवेचक का मान लिखो। विवेचक यानी डेल्टा का दूसरा सूत्र है b² माइनस 4ac। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वाला समीकरण है ना, इससे तुलना किए abc का मान मिल जाएगा और उससे हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हल किया गया है। ये तुम लोगों को हल करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे आंसर आता है वो जानकारी देने के लिए हल किया जा रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आंसर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, ये मेन होना जरूरी है, ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो इसकी तुलना किए तो a मिला, b मिला, c मिला, तो कैसे आंसर निकालना वो तरीका यहाँ बताया गया। तो डेल्टा यानी विवेचक यानी डेल्टा का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac। तो तुम्हारा b क्या है, 2 करनी में 3, ये लिख लिए b², 4ac 4a, a ये है, c ये है। तो अभी देखो तुम्हारा क्या हुआ, इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 और करनी में 3 का वर्ग 3 हो गया। तो ये पता ना करनी में 3 का वर्ग तो यानी 9 होता है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पे इससे और यहाँ पे देखो 3 गुणे 3, ये भी 3 हो गया। तो क्या मिला, 12 माइनस 12 कितना मिला, 0। तो यहाँ पर अगर तुम मौखिक कर ले रहे हो तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो ये लिखना जरूरी नहीं है, बहुपर्यायी प्रश्न में से, बहुपर्यायी प्रश्न सब में नहीं, ठीक है। तो ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर ये आंसर होना जरूरी, इस तरह से आंसर इस तरह से लिखना है। क्या है, सेकेंड, और कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। देखो बी का ऑप्शन है ना 0, तो बी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया है, ये हमारा अभी फर्स्ट ए ही चल रहा है। क्या बोला, यदि एक अंकगणितीय श्रृंखला के लिए D6 हो तो T18 माइनस T13 ज्ञात करो। यहाँ पर D दिया है, A नहीं दिया है, तो हमें पता है कि सूत्र क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो T18 के लिए सूत्र लगाओ तो क्या मिला, T18 मतलब a प्लस एन माइनस 1d यानी 18 माइनस 1, n हमारा 18 है ना, तो 17 और d दिया है 6, 17 6। तो यहाँ पर ये दोनों को गुणा किए, 17 और 6 को 102, तो हमारा ये समीकरण बना a प्लस 102। कैसे हल करना ये तरीका बता रही हूँ, ये जो है बहुपर्याय में हल जरूरी नहीं है, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा कैसे, इसके लिए कैलकुलेशन है। फिर T13, तो यहाँ पर T13 क्या है, a प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1d, तो क्या हो गया 12 इंटू 6 यानी a प्लस 72। तो ये तुम्हारा एक और 2 समीकरण। अभी हमको ज्ञात क्या करना है, T18 माइनस T13। तो T18 हमको क्या मिला है, a प्लस 102 माइनस a प्लस 72। ध्यान देना माइनस आ गया तो ये ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट ओपन किए तो चिन्ह बदला, तो प्लस a माइनस a कट गया और 102 माइनस 72 कितना आया 30, तो 30 मिला। अभी 30 हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा जो क्वेश्चन उसमें जो है कौन सा ऑप्शन है, थर्ड का बी। तो हम ये आंसर, ये हमारा आंसर होना जरूरी है, ठीक है, ये लिखना है। कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, मगर ये आंसर जरूरी है और इसको हाईलाइट करना बॉक्स बना के, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा चौथा बहुपर्यायी प्रश्न ही चल रहा है, अभी हमारा फर्स्ट ही चल रहा है। एक पासा फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर 4 से कम संख्या आने की संभावना ज्ञात करो। मतलब पासा फेंका, एक ही पासा फेंका है, तो उसमें ऊपरी पृष्ठभाग पर जो संख्या आएगी वो 4 से कम आने की, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो अभी देखो जब हम पासा फेंकते हैं तो हमें पता है जब पासा फेंके तो नमूना अवकाश 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी NS 6 हो गया। और घटना ये क्या है, पृष्ठभाग पर 4 से कम की संख्या आना, 4 से कम यानी 1 2 3 हो गया, तो Na कितना हुआ 3 हुआ। संभावना ज्ञात करनी है, तो संभावना का सूत्र क्या है, PA। यहाँ पर जो घटना ना उसको जो लिखोगे A लिखे तो यहाँ भी A,
बी रहा तो यहाँ भी बी, तो Na/Ns। ठीक है, ध्यान देना घटना का ये पहले नमूना अवकाश का बटे में। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर 3/6 यानी 1/2। तो हमारा 1/2 कौन सा ऑप्शन है? 1/2 देखोगे तो सी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम कैसे लिखे? 4th का सी, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट होता है ना। अब आते हैं हम लोग 1B में। 1A हमारा बहुपर्याय प्रश्न था, अभी 1B निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। ये जो यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पे ये जो अंक है, ये अंक हमारा इस क्वेश्चन का मार्क्स यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। अभी देखो क्या बोला है, 49x - 57y = 172, 57x - 49y = 252, x + y का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण याद आ रहा है, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पे देखो जो x का गुणांक है वो अगले समीकरण में y का गुणांक है, और यहाँ पर जो y का गुणांक है वो अगले समीकरण में x का गुणांक है। तो इस तरह का जब सवाल होता है तो मैं तुम लोगों को सिखाई हूँ कि उसमें क्या करना, तुम लोग जो है उसको जो एक बार जोड़ना एक बार घटाना। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? x + y निकालने को बोला है हमें, x + y। तो यहाँ पे ध्यान देना जो y है ये दोनों भी माइनस है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो तुम ये ध्यान देना जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर देखो दोनों भी माइनस है, तो जुड़ के माइनस का चिन्ह आता है, जबकि हमको x + y चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। ये चीज़ का ध्यान देना, जोड़ना है कि घटाना है, कि हमको क्या करने पर हमको कभी कभी तुमको x - y ज्ञात करने को बोला जाएगा, कभी कभी x + y बोला जाएगा, कभी कभी दोनों बोला जाएगा। तो इसके लिए वो देखना। तो घटाया गया है, तो घटाया गया तो चिन्ह बदल जाता है, और तुम लोग को सिखाई हूँ जब भी चिन्ह बदला तो बटे में उसको लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 - 57x, तो क्या हुआ -8x। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये संख्या बड़ी संख्या है। फिर यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो सेम वही हुआ, एक प्लस एक माइनस होता तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते। तो बड़ी संख्या माइनस है तो -8y, और यहाँ पर भी सेम वही हुआ, घटाने पर -80 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों भी माइनस है, तो -8 क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया, तो ब्रैकेट में क्या मिला, x + y। फिर ये -8 को क्या किए, पक्षांतर किए, इसको पक्षांतर किया गया, तो पक्षांतर करने पर तुम्हें क्या मिला, यहाँ पर ये यहाँ चला गया, तो जो माइनस है वो तुम्हारा जो है दोनों माइनस कट गया, दोनों माइनस कट के क्या मिला, +10। सिर्फ तुमको x + y का मान निकालने के लिए बोला था ना, सवाल हल करने को तो नहीं बोला, समीकरण हल। अगर बोला कि समीकरण हल करो तब तुम्हें समीकरण हल करना, मतलब x और y का मान निकालना है। यहाँ सिर्फ x + y का मान ज्ञात करो बोला, तो हमारा आंसर यहाँ पे स्टॉप होता है। तो इस तरह से इसको लिखना है, ध्यान देना। अब ये सब जो क्वेश्चंस आए फर्स्ट बी, आगे जो भी कहीं भी कोई भी स्टेप में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हर एक स्टेप तुम्हारा नीट एंड क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टेप्स लिखना है, कहीं भी एग्जामिनर को मार्क्स कटने का मौका नहीं देना है, ये ध्यान रखना। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, वर्ग समीकरण 25x² - 9 = -30x के लिए a और b का मान लिखो। तब यहाँ पे देखो a और b का मान लिखना, लेकिन हमारा समीकरण क्या ये मानक रूप में है, नहीं है, तो इसको भी हमें पहले मानक रूप में लाना है। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करो, ये हमारा कौन से रूप में आ जाएगा, ax² + bx + c = 0, इस रूप में लाना है ना। तो ये 25x का वर्ग तो पहले से यही था, ये यहीं रहेगा, मगर ये 30x को हमने पक्षांतर किया तो ये प्लस हो गया, माइनस था ना यहाँ पे, इसके लिए प्लस हो गया, और ये -9 पहले से यही है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलना, ये वही रहेगा, सिर्फ इसकी जो है जगह बदली है, चिन्ह नहीं बदलना, पक्षांतर नहीं करना, हमको वहीं लिखना है, लेकिन x पहले लिखना है, क्योंकि हमको ax² + bx + c इस रूप में लिखना है ना, इसलिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब हमने इस रूप में लिख लिया, अब क्या करोगे, दिए गए समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो जब हमने तुलना किया तो तुम लोग जानते हो ना, जो हमारा जो है x वर्ग का गुणांक वो a है, और y का जो x का गुणांक है वो b है। a = 25, b = 30, और सिर्फ a और b का ही मान ज्ञात करना था, तो आगे तुम्हें हल कुछ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
प्रथम n प्राकृत संख्या, ये ध्यान देना। तो प्राकृत संख्या तुम लोग जानते हो कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और n प्राकृत संख्या यानी कि एंड भी दिया, मतलब तुमको स्टार्ट भी दिया है और एंड भी दिया है, योगफल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो क्वेश्चन को ध्यान देना क्या लिखा है, तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ही आंसर छिपा रहता है। इसके लिए तुम ये सब क्वेश्चन को रीड करोगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा क्या हल करना। आप पढ़ाई किए रहोगे तो, अगर कुछ पढ़े नहीं रहोगे तो कहाँ से समझ में आएगा कि क्या करना है। चलो यहाँ पे क्या बोला, प्रथम n प्राकृत संख्या ने 1 2 3 4 5 1 2 3 डैश 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 n, ये हो गई तुम्हारी प्रथम n प्राकृत संख्या। a दिया है, a मालूम है, पहला जो पद है वो a है यानी 1। d क्या है तुम्हारा, t2 माइनस t1 यानी 1। और तुम्हारे पास अंतिम पद भी दिया है, tn भी दिया है। tn क्या दिया है, n दिया है। ठीक है, अब देखो तुमको क्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल का सूत्र क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a इंटू n माइनस 1d। ये सूत्र से हल करना है, या फिर तुमने एक और सूत्र पढ़े हो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू t1 प्लस tn। तुम लोग को ये एक भी सूत्र बताया गया था। ये कब हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास t1 और tn है तो ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमको इसका ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी हमारे पास t1 भी और tn भी है तो हम इस सूत्र से हल कर लेंगे। तुम इससे भी हल कर सकते हो। तो अभी देखो हमारे पास t1 क्या दिया है, 1, t1 यानी a हमारा t1 होता है, जानते हो ना, और tn क्या है, n, ये दिया है ना हमको, हो गया n/2 इंटू 1 प्लस n, तो यानी क्या हुआ, n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया इस समीकरण का हल। यही याद करना था। तो यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हुआ, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया सवाल। ध्यान देना, एक एक स्टेप्स होना जरूरी है। हाँ, सूत्र तुम यहाँ पे दोनों नहीं लिखना, दोनों में से कोई भी एक लिखना, मतलब जिसका यूज़ कर रहे हो वो करना। तो सूत्र का एक चीज़ ध्यान देना, जब भी सवाल आया तो क्या दिया है पहले लिख लो। लिखने के बाद देखो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, तुम्हें कौन सा सूत्र लगाना है वो पहले देख लेना, फिर सूत्र लिखना, उसके बाद वो सूत्र लगा के हल करना थोड़ा सा ध्यान से। इसीलिए 10 मिनट पहले पेपर मिल रहा है ना पढ़ने के लिए, ताकि तुम्हें पता चले कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाना है, वो सब सोचने का मौका मिले, इसलिए 10 मिनट पहले पेपर मिलता है। अब देखो 4th क्वेश्चन, 2 3 5 इन अंकों में से 2 अंकों वाली संख्या बनाना। ध्यान देना, हाँ क्वेश्चन क्या बोला है, 2 3 5 3 अंक दिए हैं, ये तीनों अंक से तुम्हें 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। और ध्यान देना, शब्द का यूज़ नहीं किया, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, अधिकतर तुमने देखा ना अक्सर ये। इसके लिए क्वेश्चन में पहले ध्यान से पढ़ना, कथन दिया क्या है, उसमें बोला क्या है, वो ध्यान में रखना जरूर से। फिर क्या बोला है, इस प्रयोग का नमूना अवकाश और नमूना घटकों की संख्या। ध्यान देना, सिर्फ तुमको नमूना अवकाश लिखना है और नमूना घटकों की संख्या लिखना, बस इतना ही लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान देना, आगे नहीं हल करना है, तो वो सब चीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखना उस हिसाब से। तो अभी देखो तुम्हारा तो पहले संख्या क्या है, 2 3 5। अब इसे तुम्हें पहले 2 अंकों वाली संख्या बनानी, तो एक बार 2 से बनाना। कैसे बनाओगे, 2 से जब बनाओगे तो देखो 2 को, एक चीज़ ध्यान देना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं बोला है, तो 2 को पहले 2 से किए 22, 2 को 3 से किए 23, 2 को 5 से किए 25। सेम ऐसे ही अब तुम लोग 3 को करना, 3 को 2 से किए 32, 3 को 3 से किए 33, 3 को 5 से किए 35। सेम ऐसी अब 5 को लेना, अब 5 को लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 को 2 से लिए तो 52, 5 को 3 से लिए 53, 5 को 5 से लिए 55, हो गया तुम्हारी संख्या बन गई। ठीक है, कैसे बना समझा ना। अगर देखो क्वेश्चन में अगर आया अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, यानी अंकों का पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं, तब ये, फिर उसके बाद यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या, तब नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए सब लिया गया है, समझ रहे हो। देखना क्वेश्चन का कथन। तो अभी कितनी संख्या है, तो ये नमूना अवकाश हो गया। अब नमूना घटकों की संख्या क्या हुई, 9। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन के लिख लिए, हो गया तुम्हारा सवाल। बस इतना ही तो बोला था लिखने के लिए, तो आगे हमें हल करने के लिए कुछ बोला ही नहीं गया, तो यहीं तक कंप्लीट हो गया। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। अब देखो 2A का क्वेश्चन कृति का सवाल है ना, कृति करने के लिए। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 2 हल करना है,
4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। तो जब 2 मार्क्स वाली कृति आई तो तुम्हें केवल 4 बॉक्स मिलेंगे। कृति में तुमको केवल 4 बॉक्स मिलेंगे, एक एक बॉक्स का हाफ मार्क्स रहेगा। कृति का भी जो सवाल होगा ना उसमें तुम्हें डायरेक्ट ही आंसर लिखने बॉक्स में, हल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अलजेब्रा है कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा, इसके लिए कैलकुलेशन हम करते हैं। तो चाहो तो वहीं पे हल करके दिखाओ, चाहो तो तुम साइड में हल करके डायरेक्ट आंसर लिखो। अभी देखो यहाँ पे ये निश्चयक मान, ये देखा जाता है कि निश्चयक मान है ना, मतलब ये इससे गुणा हुआ तो 7/3 क्या आया 1/2, और ये इससे गुणा हुआ तो 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये देखो ये 3 और 3 कट गया, इसके लिए यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे कितना आया 7/6। और ध्यान देना बॉक्स में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये हल हो जाएगा और फिर आगे उसको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर देखो इसको भरा गया है, कैलकुलेशन करोगे फिर बाद में यहाँ पर इसको घटा दिए ना, घटाए तो कैसे घटाए जान रहे हो, ये 6 आया तो यहाँ पर ये 7 हुआ और यहाँ पर ये कितना हुआ माइनस जो है यहाँ पर 15। ठीक है, 2 3 6 होता है ना, 3 गुणे 5। और अगर नहीं समझा तो तुम लोग ऐसे तिरक गुणा करके भी कर सकते हो। तो 15 में से 7 घटा तो कितना हो जाएगा, तुम लोगों को 8 मिलेगा ना, -8/6। अभी किससे कटा 2 गुणे 3 2 गुणे 4, देखो -4/3। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कृति का सवाल हल हुआ। एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2A, अब दूसरा प्रश्न शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न शुरू हुआ मतलब नए पेज से। क्वेश्चन नंबर 1A 1B तुम जो है सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे 1A ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो 1B। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट हुआ, नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो उसको तुम्हें नए पेज से लिखना है, नया पेज से। चाहे तुम्हारे पहले पेज पे कितनी भी जगह होने दो, कितनी भी जगह होने दो। क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से, नया प्रश्न है ना, नए पेज से। अगला क्या बोला है, वर्ग समीकरण 2x² - 5x + 7 = 0 का विवेचक के आधार पे मूलों का स्वरूप निश्चित करना है। यानी कि तुम्हें एक समीकरण दिया है और तुम्हें बॉक्स दिए हैं, कृति करना, मूलों का स्वरूप निश्चित करना है। और तुम्हें एक सब स्टेप्स लिखा हुआ है, खाली जो बॉक्स है ना उसमें भरना है। तो देखो स्टेप भी लिखा है 2x² + 5x + 7 = 0 की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a b c का मान लिखना है। b का मान लिखा हुआ है, a और b का लिखना है। तो देखो a क्या है, देखो x वर्ग का गुणांक यानी कि 2, तो a हो गया 2। और c क्या है, अचरांक, तो अचरांक क्या है, देखो 7। ध्यान देना इसको ना चरांक नहीं लगाते हैं इसमें, लेकिन चिन्ह के साथ संख्या लिखते हैं। फिर b² - 4ac, तो b ऑलरेडी यहाँ पे 5 का वर्ग दिया, 4ac, a हमारा क्या आया 2 और c क्या आया 7। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे तुमको ऑलरेडी आंसर दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, एक एक बॉक्स हाफ मार्क्स के। तो इस तरह से तुम्हें केवल आंसर लिखना है, सब स्टेप्स किया हुआ है, सिर्फ तुम्हें जो बॉक्स दिए उसमें आंसर लिखना है। राइट आंसर रहा तो फुल मार्क्स मिलता है। इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। अगर तुम पढ़े हो, प्रैक्टिस किए हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से लिख सकते हो। अब क्या बोला है, प्रत्येक कार्ड पर स्टैटिस्टिक शब्द के अक्षर को लिखकर वह कार्ड टेबल पर उलट पलट कर रखा गया। मतलब कुछ कार्ड्स हैं उस पर स्टैटिस्टिक शब्द के जो अक्षर, यानी हर एक अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, अक्षर है ना अल्फ़ाबेट, वो कार्ड्स पे लिखा है और उसको उलट पुलट के रखा है। इसमें से एक अक्षर उठाने पर उस अक्षर के एस होने की संभावना ज्ञात करो। सब कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे केवल लिखना है। तो देखो यहाँ पर या नमूना अवकाश क्या होगा, ध्यान देना, ये तुम समुच्चय नहीं लिख रहे हो, इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई शब्द रिपीट हो रही है तो उसको नहीं लिखना। समुच्चय में हम नहीं लिखते हैं ना, पर यहाँ नमूना अवकाश है, तो जितने भी शब्द हैं सब लिखना है, एस टी, सबके बीच में कॉमा लगाना है, ए फिर टी फिर आई फिर एस फिर टी फिर आई फिर सी एस, ऐसे ये इसके अंदर धनुकोष्ठक के अंदर, और धनुकोष्ठक बंद करना, कॉमा लगा के सबके बीच में। फिर एन एस कितना हुआ, देखो कितने शब्द है, 1 2 3 3 6 3 9 10 शब्द है, तो एन एस बराबर 10। फिर क्या बोला है, क्या बोला है, घटना एक कार्ड पर एस अक्षर का होना, एक्स अक्षर का होना है। मतलब उस पर जो एस अक्षर कितने हैं, कितने एस अक्षर है, देखो 1 2 3, तो कितना आया यहाँ पे हमारा एन ए जो होगा वो एस होगा, सॉरी कितना होगा 3, एन ए कितना होगा 3।
फिर पी ए ज्ञात करना। अभी देखो पी ए का सूत्र यहाँ नहीं दिया है, तो तुम चाहो तो यहाँ पर ही स्टेप कर सकते हो। पी ए क्या है हमारा, Na/NS, स्टेप करके और आंसर निकाल सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट निकाल के, लेकिन ये स्टेप होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें बॉक्स में आंसर होना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये नमूना अवकाश लिखा गया है, कॉमा डाल के ध्यान से देखो कैसे लिखा गया है। और एक चीज़ ध्यान देना, तुम्हें शब्द अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट में दी तो कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करना, स्मॉल दिया तो स्मॉल का यूज़ करना। देखना क्वेश्चन में कौन सा अल्फ़ाबेट बोला है। फिर NS10 हो गया, कार्ड पे S अक्षर का होना है, Na3 हो गया। अब देखो ये वाला स्टेप जो है इसमें नहीं दिया है, तुम ये वाला स्टेप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, मगर ये होना चाहिए 3/10, ठीक है। तो तुम इसको चाहो तो रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हो। कृति का सवाल है ना, तो कृति का सवाल है ना तुम्हारे बॉक्स में आंसर, क्योंकि सारे स्टेप्स दिए हैं, तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा टोटल देखो 4 बॉक्स है ना, 1 2 3 4, हर एक बॉक्स का हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स हो गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2B है, तो क्वेश्चन नंबर 2A जहाँ ख़त्म हुआ ना, अगर वहाँ पे जगह है तो उसी पेज से 2B स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तो अगले स्टेप। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा 8, यानी कि उसका मार्क्स है, कितने क्वेश्चंस करने, 4। यहाँ पे देखो ऑप्शंस तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में 2B में जो ऑप्शंस है उसमें से केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण हल करो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण हल करो। किस प्रकार का समीकरण है, 2 चरांक वाले रेखी समीकरण। तो 2 चरांक वाले रेखी समीकरण हल करने की तुम लोग ने कौन कौन सी विधि पढ़ी है, एक जो है क्रैमर के नियम से पढ़े हो, और एक जो है तुम्हें निरसन करने की पद्धति पढ़े हो। एग्ज़ाम में अगर क्रैमर के नियम से हल करने को लिख कर आया तो उसी नियम से ही हल करना है, अगर उससे लिख कर आया तो, और नहीं आया तो तुम निरसन करने की पद्धति से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये क्या किया है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पे, ये हमारा सबसे पहला स्टेप, जो समीकरण दिया है वो चेक करना तुम्हारा जो है मानक रूप में है कि नहीं। ax + by = c, 2 चरांक वाले समीकरण का ये मानक रूप है। पहले दोनों चेक करना उसमें है कि नहीं, अगर उसमें है तो फिर डायरेक्ट लिख के समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देना। उसके बाद अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो x का गुणांक और y का गुणांक कोई भी समान नहीं है, तो हमें पहले समान करना होगा। आसानी किस में होगी, y के गुणांक को समान करने, किसी को भी कर सकते हो, x या y दोनों में से किसी को भी, लेकिन यहाँ पे देखो आसान कौन सा लग रहा है, y को, क्योंकि समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा 3y, दोनों का गुणांक समान हो जाएगा, तो इसलिए समीकरण 1 को जो है 3 से गुणा किए, तो हमें समीकरण क्या मिला यहाँ पे जब गुणा किए, तो 12x + 3y = 9, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा है, देखो ये हमारा समीकरण, ये जो है हमारा समीकरण 2 है और ये 3 है। जो पहले उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में ही लिखो, जोड़ना है कि घटाना वो लिखो और फिर उस हिसाब से हल करना। क्योंकि कभी कभी तुम लोग क्या करते हो, इसको इसमें से घटाओ, उसको उसमें, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जो पहला समीकरण है पहले लो, जो दूसरा उसको दूसरे को वैसे ही लो, जोड़ना घटाना जो भी लिखो, फिर उसके बाद घटाने में चिन्ह बदलो तो तुम्हारा आंसर आएगा, कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा समीकरण 2 था, ये हमारा समीकरण 3 था, जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, देखो y का गुणांक समान है, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ना है, तभी तो कट जाएगा ना, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो हम काट ही नहीं पाएंगे, तो ये दोनों कट गया। क्या बचा, 12 और 2 मिलके 14x, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिलके 14x और यहाँ पे 9 और 5 जोड़ के 14, तो x क्या हो गया, 14/14, यानी x का मान क्या मिला, 1। देखो कितना आसान है, बहुत आसान सवाल होते हैं मैथ्स में, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस खाली प्रैक्टिस अगर किए हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो तुम्हें x का मान मिला है, किसी भी एक समीकरण में रखो जिसमें भी तुम आसानी से हल कर पाओ, 1 में रखो, 2 में रखो, दोनों में से कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा आंसर मतलब तुम आसानी से उसको हल कर पाओ। तो यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण 1 में रखा गया, तो 4 × 1 4 और y = 3। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, ये 4 को पक्षांतर कर दिए तो -4, तो y का मान क्या मिला, -4। लेकिन ध्यान देना, हल निकालना है, हल करने के लिए बोला गया, तो हल तुम्हारा क्या होगा, x = 1
y इज इक्वल टू -1 और ये इसको जो है धनु कोष्टक में, इस तरह से हल लिखना है लास्ट में। ठीक है, ये सब स्टेप छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ग समीकरण 5x² - 4x - 2 इज इक्वल टू 0 को हल करो। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के कई तरीके हैं। तुम लोग जो है यहाँ पर सूत्र विधि से हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग विधि कट है, पूर्ण वर्ग विधि पोर्शन में कट किया है तो उससे तुम्हें हल नहीं करना है। गुणनखंड विधि से कर सकते हो या सूत्र विधि से कर, सबसे आसान सूत्र विधि है। गुणनखंड विधि में अगर तुमने बराबर से उसका गुणनखंड नहीं किया, बराबर से चिन्ह नहीं लगाया तो कन्फ्यूजन होता है ना। सूत्र विधि, तुम्हें सूत्र याद है तो आराम से सूत्र विधि सबसे ईजी रहती है। वैसे तुम अगर तुम्हें विधि का नाम नहीं दिया तो किसी भी विधि से कर सकते हो, मगर पूर्ण वर्ग विधि नहीं लाना क्योंकि वो पोर्शन में कट है, इसलिए उससे नहीं करना। गुणनखंड विधि या जो है सूत्र विधि। यहाँ पे गुणनखंड विधि से किया गया, क्या बोला गया, जो समीकरण है उसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2 दिया है। अब यहाँ पे b² - 4ac, ध्यान देना मैंने तुमको कहा है हमेशा कि b² - 4ac पहले निकालो। क्यों? क्योंकि डेल्टा का मान जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर हो, पहले चेक करो। अगर बराबर है और बड़ा है तो ही हल हो सकता है, लेकिन अगर छोटा हुआ तो हल नहीं होगा, माइनस में आया तो आगे हल नहीं होगा। अगर माइनस में आंसर आया तो पहले चेक करना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, हमसे माइनस आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर मिस्टेक नहीं हुई है, माइनस आ रहा है तो उसका आगे हल नहीं होगा, हल करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो a b c हमको मिला है, b² - 4ac, ये b² - 4ac, तो क्या हो गया, b इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16 और माइनस का वर्ग प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 4 = 20, 20 × 2 40, तो ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दिए 56, यानी b² - 4ac प्लस में आया है, मतलब आगे हल होगा। अभी हम क्या करेंगे, सूत्र विधि का सूत्र लगाएंगे। ध्यान देना, जो भी विधि लगा रहे हो सूत्र है तो सूत्र लिखना, और हो सके तो सूत्र को ऐसे हाईलाइट करना। ठीक है, एक एक स्टेप्स को ध्यान देना, ये सब लिखने का अट्रैक्शन होता है। फिर यहाँ पर सूत्र लिखना, और सूत्र जरूर लिखना, कहीं पे भी मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, हर एक स्टेप लिखना है, कहीं भी शॉर्टकट मत अपनाना। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस, और फिर ये 20, क्योंकि माइनस b है ना, तो माइनस इसका है और b -4 है, इसके लिए इस तरह से आया है, और प्लस माइनस। अब ये b² - 4ac ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट वो आंसर लिखो। सूत्र में b² - 4ac लिखो, मगर हम ऑलरेडी इसको b² - 4ac 56 हम ज्ञात कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने 56 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 56 है, करनी में है, करनी से बाहर लाना है, तो क्या करोगे, इसका गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड लिखो, अगर तुम्हें इसका वर्गमूल निकालने आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं ना 56 का वर्गमूल। इसके लिए क्या करना है, इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस तरह से देखो, ये ऐसे निकालते ना, 2 से किए तो 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 से किए 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 से किए 7, फिर 7 से किए 1, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 2 का 1 2 बाहर आ गया, लेकिन ये अंदर ही, इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, तो 14 करनी में 14, तो 2 करनी में 14। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, इसमें देख रहे हो क्या कॉमन है, ध्यान देना। अब ये ऐसा नहीं कि इसको कट कर देना, ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे क्या करना, इसमें 2 कॉमन निकाल लेना। देखो 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, 2 + -√14/10। अब ये देखो, अब ये हमने ब्रैकेट में लिया ना, तो अब ये गुणा का चिन्ह आ गया, तो अब इसको तुम लोग इससे काट सकते हो, 2 × 5। ध्यान देना, यहाँ से डायरेक्ट मत कट करना, वो गलत हो जाएगा, नहीं मिलेगा मार्क्स। लेकिन जब हमने कॉमन ले लिया, गुणा का चिन्ह आ गया, तो अब हम कट कर सकते, इस 2 को कर सकते, इसको नहीं, क्योंकि ये इसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको कर ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ गया, तो कट कर सकते हो। तो यहाँ में आंसर मिला 2 + -√14/5। तभी हमको हल लिखना है ना, हल ज्ञात करना है, तो x क्या हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ लेना, तो समीकरण का हल इस तरह से होगा, धनु कोष्टक में लिख के बीच में कॉमा डाल के। ध्यान देना, लास्ट में हल इस तरह से लिखना, इसको बॉक्स में कम लेना। ठीक है।
चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 2B चल रहा है ना। तो 2B में तुम्हें पता है ना 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से तुम्हें 4 लिखना है। तो यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला का 7, 13, 19, 25 का 24वां पद ज्ञात करो। तो मैं अंकगणितीय श्रृंखला दी उसका 24वां, लेकिन पहले तो यहाँ पे देखो क्या क्या, कभी भी जो दिया है क्या दिया और लिखो, फिर क्या ज्ञात करना वो ज्ञात करना। क्या दिया है 7, 13, 19, 25 अंकगणितीय श्रृंखला में है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अंकगणितीय श्रृंखला में है, तो ये स्टेप स्टार्ट करोगे। कभी कभी हमको ये नहीं लिखा रहता है, तो फिर हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि श्रृंखला में है या नहीं। और चेक कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़े हैं ना, डी अगर सामान्य अंतर सबका समान है तो ही होगा ना, तो वो सब जो है देखना। लेकिन फिलहाल यहाँ दिया है, तो जो पहला स्टेप होगा, पहला पद होगा वो ए होता है, T1 7 हो गया। डी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 13 में से 7 घटा 6। और अंकगणितीय श्रृंखला में है मतलब सामान्य अंतर सबका समान होगा। क्या ज्ञात करना है, T24 ज्ञात करना है, T24 यानी Tn ज्ञात करना है। तो Tn का हमारा सूत्र क्या है, Tn क्या है, a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र है। चलो अब इसमें हम लगाते हैं, तो n हमारा 24 हो गया, a हमको 7 मिला है, n माइनस 1 यानी 24 माइनस 1, और d हमारे पास 6 दिया है, मान रखे। अब यहाँ पे ध्यान देना, 24 में से 1 घटा है 23, स्टेप बाय स्टेप हल करना। फिर अब 23 इंटू 6 करोगे 138, अब इसको ऐसे ही रहने देना। अब ये दोनों को जोड़ दिए 145, लेकिन अभी हमारा T24 145 कथन का सवाल था, तो अभी आंसर लिखोगे 24वां पद 145 है। इस तरह से लिखना, ध्यान देना, एक एक स्टेप का ध्यान दोगे। चलो अभी इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसी अभी हमारा जो है 2B चल रहा है, ठीक है। 2B में ये क्या दिया है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर नमूना अवकाश नमूना घटकों की संख्या लिखो। अब ध्यान देना, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 सिक्के को एक बार उछाला गया, चाहे एक सिक्के को 3 बार लिखो चाहे 3 सिक्के को एक बार, दोनों का नमूना अवकाश सेम होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है, 3 बार उछालने पर मैं तुमको सिखाई हूँ कैसे बनाना है नमूना अवकाश 3 सिक्के का, वो ध्यान से उस तरह से लिखना। यहाँ पे ऐसे लिखोगे इस तरह से, ठीक है। और मैं तुम लोगों को सिखाई हूँ, पहले इसमें क्या करना, 4 बार H लिखना, 4 बार T लिखना, फिर उसके बाद 2H 2T, 2H 2T, फिर 1H 1T, 1H 1T, ऐसे से लिखते चले जाना। ये तुम्हारा नमूना अवकाश बनता चला जाएगा। कितने मिले, NS 8 है, तो केवल तुम्हें इतना ही लिखने को बोला गया था, तो इतना ही लिखे, हो गया आंसर। चलो 5वां क्या बोला है, किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुना से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर है, तो दोनों कथन का समीकरण क्या होगा। अभी ध्यान देना, तुमको आयत की लंबाई x और चौड़ाई y दिया है, पहले कथन से एक समीकरण बनेगा, दूसरे कथन से एक समीकरण बनेगा, सिर्फ समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो पहले क्या दिया वो लिखो, क्या बोला, आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, लिख लिया। पहले कथन के अनुसार क्या बोला, आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हें पता है ना परिमिति का सूत्र क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र है आयत की परिमिति का। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, इसलिए 2x प्लस वाई हमने लिखा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हुआ। 2 को पक्षांतर किए क्योंकि हमको समीकरण बनाना है ना, तो 40/2 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा कथन, अभी तुमको जो है उसमें एक और कथन बोला ना, क्या बोला है उसमें दूसरा कथन, कि अगर जो है यहाँ पर एक तो इसमें तो परिमिति बोला था, आयत की परिमिति, और दूसरा कथन क्या बोला है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो लंबाई हमने x लिया है, चौड़ाई के दुगना यानी कि 2y से 2 सेंटीमीटर अधिक यानी +2, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बना। लेकिन ये हमारा मानक रूप में नहीं है ना, इसको मानक रूप में लाएंगे तो ये 2y को पक्षांतर के, मानक रूप क्या है, 2 चरांक वाला समीकरण, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये रूप में लाना है, तो इस रूप में ले आए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 1।
चूँकि हमको केवल प्रश्न में क्या बोला है, सिर्फ समीकरण लिखो, तो समीकरण लिखे, हल नहीं बोला। हल अगर होगा तो आगे हल करोगे, फिलहाल नहीं बोला तो यहीं पे आंसर हमारा स्टॉप होता है। तो इस तरह से हमारे जो है हमको कितने क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2B में हमें 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमको केवल 4 हल करना है। मानो तुम लोगों ने पाँचों हल कर दिया, अभी जैसे मैंने यहाँ पे पाँचों हल कर दी, तो जब पाँचों हल की तो जो राइट आंसर होगा, अगर कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है तो जो रॉन्ग आंसर है उसका काउंटिंग नहीं होगा, चाहे उसको मैं पहले लिखी हूँ चाहे उसको बाद में लिखी हूँ। लेकिन जितने भी राइट आंसर्स होंगे या जिसमें मार्क्स अधिक होगा, जैसे मान लो किसी एक प्रश्न में मुझे जो है 2 मार्क्स मिला है और एक प्रश्न में 3 मार्क्स, तो ये कम मार्क्स है ना, इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इसकी काउंटिंग होगी। तो इस तरह से हमारा जो है बोर्ड का पेपर चेक होता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल किए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।